तो आज इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डाइफ्रैक्शन होता क्या है, पहले उसके लिए एक एग्जांपल से इसको कवर करते हैं। देखो यहां पे मेरे पास एक सोर्स है, लाइट सोर्स, और लाइट सोर्स से रेज निकलेंगी। यहां से ऐसे रेज निकल रही, यहां पे मैंने एक ऑब्स्टेकल रख दी, रुकावट रख दी, ठीक है, एक स्लिट रख दी ऐसे। तो क्या यहां से लाइट आगे पास होगी? क्या देखो लाइट यहां से मान लो ऐसे आ रही है, इधर से भी आ रही है, इधर से भी ऐसे आ रही है, मान लो पीछे से ऐसे प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है ऐसे। तो रेक्टिलिनियर मोशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन पाथ होता है रेज का, लाइट का। तो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन के अकॉर्डिंग जो लाइट यहां तक होगी उसके ऊपर ऊपर वाली लाइट आगे पहुंच जाएगी, उसके नीचे वाली लाइट आगे नहीं जाएगी, ऐसे ही होगा। इसका मतलब यहां तक का एरिया, जो ऊपर वाला एरिया है स्क्रीन पे, उस पे लाइट आएगी, क्या नीचे वाले पे लाइट आएगी? नहीं आएगी। वो क्या बन जाएगी पीछे? शैडो। तो ये कौन सा रीजन बन गया? इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन, क्योंकि इससे नीचे वाली लाइट तो ब्लॉक हो गई है, तो स्क्रीन पे तो लाइट जानी नहीं चाहिए थी। ऊपर ऊपर तक लाइट जाएगी, नीचे लाइट नहीं आएगी। बट व्हाट वी ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ, कि जब यहां से लाइट जाती है तो लाइट एक्चुअल में पीछे स्क्रीन में थोड़ी सी शैडो रीजन के अंदर चले जाती है। मतलब लाइट एक्चुअल में यहां तक चले जाती है, यहां तक। एक्चुअल में ये होता है कि शैडो रीजन छोटा हो जाता है, लाइट यहां से थोड़ी नीचे चलेगी, इसका मतलब लाइट बेंड हुई है, पर लाइट तो सीधे जाती है। तो वो बेंडिंग हुई क्यों? वो बेंडिंग इसलिए हुई क्योंकि यहां पे जो शार्प एज होगा, लाइट वहां से क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। कि जब भी कोई लाइट या कोई वेव शार्प एजिस के साथ टकराती है तो वहां से लाइट क्या हो जाती? बेंड हो जाती। तो जो लाइट यहां से सीधे जा रही थी वो यहां से क्या हो गई? टकराने के बाद बेंड हो गई, जिसके साथ लाइट जो है वो किस रीजन में एंटर कर गई? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर कर गई। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? ये चीज समझ लगी कि लाइट बेंड हो जाती है जब वो शार्प एज के साथ क्या करती है? टकराती है। तो यही लिखा है, इट इज द फिनोमिना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर। अपर्चर मतलब क्या होती है? ओपनिंग, छोटी सी स्पेस, मतलब स्लिट। ये स्लिट बोल दिया ऐसे। क्लियर ये चीज? तो ओपनिंग को बोलते हैं हम यहां पे अपर्चर। तो वहां से भी लाइट क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। तो लाइट जब बेंड होगी तो उसका रिजल्ट क्या होगा? एंड इट्स कॉन्सिक्वेंस स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ ज्योमेट्रिकल शैडो। उससे होगा क्या? लाइट जो है वो किस रीजन में एंटर कर गई? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर कर गई। अदरवाइज तो लाइट बस यहां तक जानी चाहिए थी, नीचे जानी नहीं चाहिए थी। ये सारा शैडो रीजन होना चाहिए था, ये ग्रे कलर का। बट लाइट रियल में नीचे चले जाती। तो डाइफ्रैक्शन के कारण लाइट जो है वो शैडो रीजन में क्या हो गई? एंटर कर गई। क्लियर? कब होगा ऐसा? जब भी वो कॉर्नर्स पे जाके क्या होगी? टकराएगी, शार्प कॉर्नर्स पे, छोटी छोटी रुकावट। क्लियर? अब जैसे यहां पे देखो, ये एक स्लिट है, इसी को बोलते हैं अपर्चर। पीछे से ऐसे लाइट सीधी आ रही है, इस तरह ऐसे लाइट आ रही है पीछे से, इस तरह ऐसे, इस तरह। अगर रेक्टिलिनियर मोशन होता तो सिर्फ ये वाली लाइट आगे तक जाती, यहां से लेके यहां तक। बाकी जगह तो लाइट होनी नहीं चाहिए थी। बाकी तो कौन सा रीजन होना चाहिए था? शैडो रीजन। इसके ऊपर वाला भी शैडो रीजन होता और इसके नीचे वाला भी क्या होता? शैडो रीजन। लाइट तो सिर्फ सीधी जाती। बट एक्चुअल में जब हमने देखा तो लाइट जो है वो ऐसे फैल गई दोनों तरफ। क्यों फैली? क्योंकि शार्प एजेस थे यहां पे भी और यहां पे भी, जिसके कारण लाइट क्या हो गई? बेंड हो गई। बेंड होने के बाद इधर से लाइट इस तरफ चले गई और इधर से लाइट किधर चलेगी? इस तरफ चलेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कि जब भी एक लाइट शार्प एजिस किसी ऑब्स्टेकल से टकराएगी या किसी ओपनिंग में से निकलेगी, तो अगर कंडीशन भी है यहां पे, हर बार नहीं होता डाइफ्रैक्शन, कंडीशन भी है, आगे बताऊंगा। तो अगर डाइफ्रैक्शन हुई तो उससे क्या होएगा? लाइट जो है वो किस रीजन में एंटर कर जाएगी? ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन में एंटर कर जाएगी। और ये उसकी कुछ एग्जांपल्स। समझ लगी ये चीज? क्लियर है? अब उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब कंडीशन भी है डाइफ्रैक्शन की, हर बार नहीं होता डाइफ्रैक्शन। कंडीशन क्या है डाइफ्रैक्शन की? कि जो ऑब्स्टेकल का साइज है या अपर्चर, जो ओपनिंग है उसका जो साइज है
वो कंपेरेबल होनी चाहिए वेव की वेवलेंथ के। मतलब अगर मान लो कि ये स्पेसिंग, यहां पे ये स्पेसिंग ए है और लाइट की वेवलेंथ लैम्डा है, तो लैम्डा जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होनी चाहिए, ए के। इक्वल नहीं बोल रहा, अप्रोक्सीमेटली, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर वो 10⁻⁻6 में है तो इसकी वैल्यू भी किस में होनी चाहिए, -6 में होनी चाहिए। ठीक है ना, ऑर्डर सेम होना चाहिए तब दिखेगी। या क्या हो, स्लिट जो आपकी ऑब्स्टेकल का साइज है वो वेवलेंथ से छोटी हो जाए, बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब ये जो स्लिट का साइज है बीच में, ये वेवलेंथ से अगर बड़ी हुई तो डाइफ्रैक्शन नहीं दिखेगी, छोटी होगी तो दिखेगी। क्लियर ये चीज। अब यहां पे देखो, एज द वेवलेंथ ऑफ लाइट कितनी होती है, 10⁻⁻6 मीटर इज मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस। अब रियल लाइफ में अपने आसपास इतना छोटा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जितनी लाइट की वेवलेंथ है। 10⁻⁻6 का मतलब समझते हो ना, 0.0000001, इतनी छोटी कोई चीज नहीं है। तो नॉर्मली हमें कहीं पे भी डाइफ्रैक्शन दिखती नहीं। कहीं पे आप ऐसे नहीं देख सकते, ओ डाइफ्रैक्शन हो रही है, ऐसे नहीं बोल सकते, ये देख डाइफ्रैक्शन हो रही है, ऐसे नहीं बोल सकते। साउंड की आपको सुनाई देती है, साउंड आपने देखा है कि बेंड हो जाती है, एक कमरे से दूसरे कमरे में चले जाती है। अगर रास्ते में दीवार आ जाए, मैं यहां से बोलूंगा, वो घूम के दूसरी तरफ चले जाएगी, क्योंकि साउंड की वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो उसके कंपैरिजन जो ऑब्स्टेकल का साइज होगा वो भी बढ़ जाएगा, जिससे वहां पे डाइफ्रैक्शन हो जाती है। पर लाइट की डाइफ्रैक्शन के लिए ऑब्स्टेकल का साइज बहुत ही क्या चाहिए, छोटा चाहिए, जो प्रैक्टिकली रियल लाइफ में हर जगह मिलेंगे नहीं, आप खुद बनाना पड़ेगा इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। क्लियर। अब यहां पे वही करके दिखाया, देखो आपको यहां पे ओपनिंग बड़ी थी, गैप ज्यादा था, तो बेंडिंग कुछ ज्यादा नहीं हुई। देखो ऑलमोस्ट क्या रही है, सीधी चले, कुछ ज्यादा बेंडिंग नहीं हुई। पर यहां पे देखो ओपनिंग क्या थी, छोटी थी, जिससे बेंडिंग क्या हो गई, ज्यादा हो गई। तो प्लेन वेव फ्रंट जो पीछे से आ रहा था वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्फेरिकल में, क्योंकि लाइट क्या हो गई है, बेंड। और जब लाइट बेंड हो जाएगी तो आपको पता है कौन सा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है। क्लियर। तो कंडीशन यही है कि वेवलेंथ का जो साइज है दैट शुड बी कंपेरेबल टू द स्लिट विड्थ, स्लिट के साइज के कंपेरेबल हो, या क्या हो उससे छोटा। बड़ा होगा तो डाइफ्रैक्शन नहीं अकर होगी। समझ लगी ये चीज, क्लियर है। चलो अब यहां पे देखो एक और मैंने पिक्चर रखी है जिसमें शो कर रहे हैं कि किस तरह लाइट जो है वो शैडो रीजन में एंटर कर रही है। ये प्लेन वेव फ्रंट आया, आगे क्या थी, स्लिट थी, है ना, गैप था बीच में, ओपनिंग कर दी। अब होना तो ऐसे चाहिए था कि जो यहां से लाइट यहां तक आ रही है वो क्या हो जानी चाहिए थी, रुक जानी चाहिए थी, और यहां से ये वाली लाइट वेव्स क्या हो जानी चाहिए थी, रुक जानी चाहिए थी। सिर्फ कौन सी आगे जानी चाहिए थी, सीधी वाली। बट तो इसके अकॉर्डिंग देखो, ये यहां तक शैडो रीजन होना चाहिए था पीछे, और इसके पीछे यहां तक क्या होना चाहिए था, शैडो रीजन, क्योंकि यहां तो लाइट जानी नहीं थी। बट एक्चुअल में लाइट किस में एंटर कर रही है, शैडो रीजन। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब ये लाइट यहां से इधर आई तो इसने इसको क्या कर दिया, बेंड कर दी। ये लाइट जब यहां से इधर आई, यहां से क्या हो गई, वो बेंड हो गई। तो बेंड होने के कारण लाइट जो है वो कौन से रीजन में चले गई, शैडो रीजन में चले गई। तो प्लेन वेव फ्रंट आ रहा था और किस में कन्वर्ट हो गया, वो स्फेरिकल वेव फ्रंट। सिमिलरली यहां पे वही सिंगल वाली एग्जांपल लिए, ये सारा शैडो रीजन होना चाहिए था, डार्क वाला, यहां से लेके यहां तक शैडो रीजन होना चाहिए था ना, क्योंकि इसके पीछे तो लाइट जानी ही नहीं चाहिए थी। बट एक्चुअल में शैडो रीजन इतना नहीं बना, शैडो रीजन कहां तक बना, बस यहां तक बना, क्योंकि ये लाइट थोड़ी सी कहां एंटर कर गई, शैडो रीजन में एंटर कर गई। उसके बाद ये रखी थी मैंने आगे, इसकी ये होनी चाहिए थी शैडो रीजन, यहां से आगे लाइट जानी ही चाहिए थी। बट दोनों तरफ से लाइट अंदर की तरफ बेंड हुई तो शैडो रीजन कितना रह गया, बस इतना रह गया, बस लाइट एंटर कर रही है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ डाइफ्रैक्शन। क्लियर ये चीज, समझ लग गई। तो बच्चों जब लाइट किसी स्लिट से निकलेगी तो डाइफ्रैक्शन तो होगी ही होगी, बट उसके साथ साथ आप ये भी देखोगे कि एक पैटर्न बनेगा। जैसे आपने YDSC में यानी डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में पैटर्न देखा था फ्रिंजेस का, यहां पे भी एक पैटर्न बनेगा, और यही एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है ना, जिसकी वीडियो का लिंक दे दूंगा यहाँ पे, बाकी देख लेंगे, है ना, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट मैंने आपको करके दिखाया। ये तो पता लग गया कि अगर लाइट एक ओपनिंग से निकलेगी तो वो एंटर कर जाएगी किसमें, शैडो रीजन में। उसके अलावा
लाइट का जिस रीजन में लाइट जा रही है ऐसे करके, इस तरह जा रही है ना लाइट, तो वो इस तरह जब जा रही है तो इसके बीच में एक पैटर्न बना देगी। और वो पैटर्न कैसा होगा? वो पैटर्न इस तरह होगा कि सेंटर पे क्या है? ब्राइट फ्रिंज, ये बिल्कुल ब्राइट है ना। फिर आपको बीच में क्या दिख रहा है? यहां पे हल्की सी डार्क। फिर क्या आ गया अगला? ब्राइट फ्रिंज। फिर क्या आ गया? हल्का डार्क। तो एक पैटर्न ऐसे ऑल्टरनेटिंग फ्रिंजेस का आ जाएगा, जैसे YDSC एक्सपेरिमेंट में, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहां पे भी पैटर्न आएगा। वहां के पैटर्न और यहां के पैटर्न में डिफरेंस यही है, वहां पे जो पैटर्न आता है उसमें हर एक मैक्सिमा की इंटेंसिटी क्या होती है? सेम होती है। पर इस पैटर्न में जैसे जैसे नंबर ऑफ मैक्सिमा बढ़ेगा, पहला मैक्सिमा, दूसरा मैक्सिमा, तीसरा मैक्सिमा, वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी भी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और ऐसा क्यों होगा वो आपको पता लगेगा, पर इंटेंसिटी कम होती जाएगी। यहां पे सेंटर वाले की इंटेंसिटी सबसे क्या होगी? ज्यादा। और YDSC में आपको पता है कि सबकी इंटेंसिटी क्या होती थी? सेम, चाहे सेंटर वाला हो, चाहे पहला मैक्सिमा हो, चाहे लास्ट वाला मैक्सिमा। क्लियर? अब YDSC में तो दो सोर्सेज होते थे जिनके कारण इंटरफेरेंस हो रही थी, और पैटर्न तभी बनता है जब इंटरफेरेंस हो रही हो। तो यहां पे तो एक ही है, ये स्लिट। लाइट कहां से निकली थी? लाइट इन ब्लेड से बनी हुई है। बीच में जो लाइन है, ये ओपनिंग जो है, ये वाली, ये स्लिट बनाई है हमने दो ब्लेड्स को ऐसे जोड़ के इस तरह। बीच में हमने क्या रख दिया था? ये छोटा सा ऐसे गैप। ये स्लिट बनाई है मैंने, बीच में इस तरह गैप रख के। यहां से लाइन निकली। साइज क्या होना चाहिए था गैप का? बहुत छोटा, इसलिए इनके बीच का जो गैप रखा है वो बहुत ही क्या रखा है? कम। फिर हमने पीछे से लाइट ऐसे चलाई तो देखा था कि ऐसा पैटर्न बन गया, यही किया था। तो एक स्लिट में ऐसा क्या हो गया कि उससे भी इंटरफेयर मतलब पैटर्न बन गया। और पैटर्न तो तभी बनता था जब दो वेव्स एक दूसरे के साथ मीट करती हैं। कंस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे तो क्या बन जाता था? मैक्सिमा। और डिस्ट्रक्टिवली मीट करेंगे तो क्या बन जाता था? मिनिमम। वहां तो दो सोर्सेज थे आपके पास, दो अलग अलग स्लिट्स थी। यहां एक ही स्लिट में ऐसा क्या हो रहा है? तो इसका रीजन क्या है? देखो, ये मैंने क्या बनाया? ये स्लिट बनाई, ये स्लिट का गैप है बीच का। यहां से ये लाइट वेव ऐसे आई, ये थोड़ा मैंने क्या कर दिया, इसको जूम करके बनाया, बड़ा करके बनाया। तो ये गैप है बीच में, जो ये पतली सी लाइन है, ओपनिंग। जब यहां से लाइट आई तो हाइगन प्रिंसिपल क्या कहता था? वेव फ्रंट के ऊपर हर पॉइंट किसका काम करता है? सोर्स का काम करता है। तो इसका मतलब यहां से ये जो प्लेन वेव फ्रंट ऐसे आ रहा है, इसके ऊपर हर पॉइंट किसका काम कर रहा है? सोर्स का। तो हर पॉइंट से जो सोर्स का काम कर रहा है वो क्या बनाते थे? वेवलेट्स बनाते थे ना। तो इसने भी वेवलेट बनाया, इसने भी वेवलेट बनाया, इसने भी वेवलेट बनाया। क्या ये वेवलेट आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं? कर रहे हैं, जिसके कारण आगे क्या बन रहा है? पैटर्न बन रहा है। तो वहां दो अलग सोर्स दे दिए थे, यहां पे क्या है? एक ही स्लिट के अंदर छोटे छोटे सोर्सेज हैं, जिसमें से जब लाइट निकल रही है तो क्या बन रहा है? आगे पैटर्न बन रहा है। और वो पैटर्न कैसा बन रहा है? ऐसा। क्लियर ये चीज? तो अब हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकली कि कैसा पैटर्न बनता है, कैसी इंटेंसिटी होगी, पोजीशन ऑफ मैक्सिमा क्या होएगा, यहां पे मिनिमा कब बनेगा। जैसे YDSC में किया था वैसे ही यहां पे करेंगे। क्लियर ये चीज? दो तरह की डाइफ्रैक्शंस होती हैं, एक है फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन, एक है फ्रेनहोफर डाइफ्रैक्शन। कुछ नहीं है इसमें। फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन में क्या है? एक स्लिट चाहिए और एक स्क्रीन चाहिए बस डाइफ्रैक्शन ऑब्जर्व करने के लिए, उसका पैटर्न ऑब्जर्व करने के लिए। पर जो फ्रेनहोफर डाइफ्रैक्शन है उसमें क्या होता है कि एक लेंस आपको चाहिए बीच में और एक लेंस आपको मेन सोर्स के सामने चाहिए। ये ऑब्जर्व मतलब करने के मेथड को बोला है। ऐसे करोगे तो फ्रेनहोफर है, ऐसे करोगे तो फ्रेस्नेल। फ्रेस्नेल में कुछ नहीं, सिंपल, बस स्लिट्स के लाइट फेंको और वहां जाके देखो कैसा पैटर्न। और इसमें क्या है? वहां से जो लाइट आ रही है आपने आगे क्या रख दिया है? कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? ये कैसा वेव फ्रंट आ रहा है पीछे से? स्फेरिकल। कन्वेक्स लेंस क्या कर देता है? इसको फोकस पे रखा है हमने। ये जो लाइट सोर्स है इसको लेंस के फोकस पे रखा है। और आपको पता है जब लाइट फोकस से निकलती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल। तो ये कौन सा वेव फ्रंट बना दिया इसने? पैरेलल वेव फ्रंट। फिर आगे लाइट किस में से निकली? स्लिट में से। और उसने क्या कर दिया? आगे जाके मीट करवाना है किसी पॉइंट पे। मीट करवाने के लिए आगे किस लेंस को यूज किया? कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कन्वेक्स लेंस इज अ कन्वर्जिंग लेंस। वो यहां से जो रेज निकल रही होंगी उनको कहां पे कन्वर्ज कर देगा? पी पॉइंट पे कन्वर्ज कर देगा। तो अगर इस वाले मेथड को यूज कर रहे हो तो फ्रेनहोफर,
ये कब यूज करते हैं, ये कब यूज करते हैं, वही यहां पे लिखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है यहां पे कि इस केस में सोर्स एंड ऑब्स्टेकल और स्क्रीन एंड ऑब्स्टेकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, फाइनाइट, ज्यादा बड़ा नहीं होता। और इस केस में डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्स्टेकल एंड स्क्रीन एंड ऑब्स्टेकल इज इफेक्टिवली इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस के लिए कन्वर्ज करने के लिए वो किसको यूज कर रहे हैं, कन्वेक्स लेंस को यूज कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस है। जो हमने किया था वो कौन सा था, वो फ्रेस्नेल था, उसमें ज्यादा दूर स्क्रीन नहीं होती जिसपे हम बनाते। क्लियर ये चीज, ठीक है ना। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें लेंस नहीं चाहिए, उसमें क्या चाहिए, दो कन्वेक्स लेंस चाहिए। थर्ड पॉइंट है द वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन अ अपर्चर इज आइदर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। यहां पे जो वेव फ्रंट आ रहा है वो कैसा है, स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल यूज कर सकते हो। यहां पे जो वेव फ्रंट आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, प्लेन, इसीलिए किसको यूज किया, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। उसके बाद द डाइफ्रेक्टेड वेव फ्रंट इज स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। यहां से अब देखो, यहां से जो डाइफ्रेक्ट होके पैटर्न आया वो कैसा आएगा, स्फेरिकल, जो डाइफ्रेक्ट हुई है। पर इस केस में जो डाइफ्रेक्ट हो रही है वो कैसा पैटर्न देगी, प्लेन वेव फ्रंट। यहां पे डाइफ्रेक्शन जब होगी ना तो कैसा पैटर्न आता है, स्फेरिकल। एक लाइन ऐसे यहां पे गई, इधर से इस तरफ चले गए, तो वो कैसा वेव फ्रंट देगा, डाइफ्रेक्टेड वेव फ्रंट, स्फेरिकल। पर इस केस में प्लेन डाइफ्रेक्शन जब टकराता है तो वो कैसा वेव फ्रंट देगा, प्लेन ही देगा। तो इस केस में जो वेव फ्रंट आएंगे वो कैसे आएंगे, प्लेन वेव फ्रंट आएंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस।